हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसमें दो पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स और मीनिंग को डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने जो टेलर है उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको डिस्कस किया था। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हमारी बारी है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी टेलर ने ही दिया है। इसमें हमें उन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको लगभग अप्लाई करने के कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। मतलब वो सारी टेक्निक जो इंपॉर्टेंट होती है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो ये वो सारी टेक्निक है जो टेलर ने हमें दी है, और ये सारी टेक्निक हमें बताती है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मेनली इसमें 8 है, बट 9th वाले भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम से। फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। टेलर कंसंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इन द फैक्ट्री सेटअप। अब टेलर क्या कंसर्न करते हैं कि वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं जो फैक्ट्री सेटअप है उसकी। इनफैक्ट he identified a list of quality of a good foreman or supervisor and found that no single person could fit them all। तो उन्होंने बहुत सारी लिस्ट बनाई, बहुत सारी आइडेंटिटी की। उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज जो कि गुड फोरमैन में या सुपरवाइजर में होनी चाहिए, उन सारी जो क्वालिटीज है उन सभी को एक लिस्ट में लिखा। और उन्होंने ये भी पाया कि एक सिंगल पर्सन है उसमें ये सारी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। तो उन्होंने इन सभी आइडेंटिटी या फिर इन सभी क्वालिटीज के बेस पे उन्होंने इन सभी को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। दिस प्रमोटेड हिम टू सजेस्ट फंक्शनल फॉर्मेनशिप थ्रू 8%। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने 8% में इनको बांट दिया कि अगर हमें फंक्शनल फॉर्मेनशिप करना है, मतलब कि हमें एफिशिएंसी और ज़्यादा अचीव करनी है, परफॉर्मेंस में और ज़्यादा इंप्रूव करना है, तो हमें इन 8% की ज़रूरत होगी। सबसे पहले टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। तो टेलर क्या एडवोकेट करते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन और एग्जीक्यूशन फंक्शन इन दोनों को सेपरेट कर दो एक दूसरे से। दिस कंसेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। तो ये कंसेप्ट किस पे अप्लाई होना चाहिए? जो सबसे लोवेस्ट शॉप फ्लोर है उसके ऊपर, मतलब जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके ऊपर। इट वाज नोन एज फंक्शनल फॉर्मेनशिप, और इसको क्या कहते हैं? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। under the factory manager there was a planning in charge and a production in charge। तो जो फैक्ट्री मैनेजर्स होते हैं, मतलब जो एक्चुअल वर्कफोर्स पे पूरी नजर रखते हैं, उसमें कौन कौन से? एक तो प्लानिंग इंचार्ज होते हैं और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं। तो इन्होंने अलग अलग बांट दिया प्लानिंग इंचार्ज को और प्रोडक्शन इंचार्ज को। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 पर्सनल्स आते हैं और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 आते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं। अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूटीन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनियर वर्क। तो जो प्लानिंग इंचार्ज है उसके अंदर कौन कौन काम करेंगे? एक तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क काम करेगा, एक रूट क्लर्क काम करेगा, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क काम करेगा और एक डिसिप्लिनियर काम करेगा। These 4 personnel will draft instruction to the workers। मतलब जो ये फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन पास करेगा वर्कर्स को। रूट क्लर्क क्या करेगा? स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, जो रूट ऑफ प्रोडक्शन उसको स्पेसिफाई करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? सेपरेट टाइम एंड कॉस्ट शीट, जो टाइम और कॉस्ट शीट है उसको प्रिपेयर करेगा, उसको अच्छी तरह से बताएगा। और डिसिप्लिनियर क्या क्या करेगा? एंश्योर डिसिप्लिन इन द रिस्पेक्टिवली। तो जो डिसिप्लिनियर है वो क्या इंश्योर करेगा? डिसिप्लिन। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये 4 आते हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर कौन कौन से आते हैं? पर्सोनल हु अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज, पर्सोनल हु वुड वर्क वेयर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो जो प्रोडक्शन इंचार्ज उनके अंदर कौन कौन से आएंगे? तो स्पीड बॉस, एक गैंग बॉस, एक रिपेयर बॉस और एक इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले स्पीड बॉस क्या करेगा? ये रिस्पॉन्सिबल है टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ द जॉब। जो स्पीड बॉस क्या करेगा? जो जॉब है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए और जो एक्यूरेसी है जॉब की वो भी अच्छी तरह से बनी रहे। सेकंड है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा? कीपिंग मशीन्स एंड टूल फिट्स एक्सेट्रा। जो गैंग बॉस क्या करेगा? जो मशीन्स है, टूल्स है, उन सभी को रेडी फॉर ऑपरेशन करेगा वर्कर्स के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी आए और काम को शुरू करे। रिपेयर बॉस क्या करेगा? एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स। जो वर्किंग कंडीशंस है या फिर जो टूल्स की वर्किंग कंडीशंस है उनको अच्छी तरह से रखेगा, उनको प्रॉपर कंडीशन में रखेगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा? चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो इंस्पेक्टर जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको चेक करेगा। तो जो स्पीड बॉस है वो जॉब को स्पीडली काम करने में हेल्प करवाएगा। जो गैंग बॉस है वो देखेगा कि जो मशीन्स है, टूल्स है, वो फिट है वर्कर के लिए या फिर नहीं।
रिपेयर बॉस क्या करेगा, वो उनको साथ साथ रिपेयर करता रहेगा, उनको वर्किंग कंडीशन में अच्छी तरह से रखेगा। और इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो क्वालिटी चेक करेगा वर्क की कंप्लीट अच्छी तरह से जो वर्क है वो एज अ क्वालिटी अच्छी तरह से है या फिर नहीं। तो ये था हमारा फंक्शनल फॉर्मैनशिप। सेकंड टेक्निक पे आते हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे प्रोसेस की स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है, रॉ मटेरियल की, टाइम की, प्रोडक्शन प्रोडक्ट की, मशीनरी की, मेथड की और वर्किंग कंडीशन की। These standards are the benchmark which must be adhered to during production। तो ये ऐसे जो स्टैंडर्ड है ये ऐसे बेंचमार्क होते हैं जो प्रोडक्शन के टाइम पे हमें अचीव करने होते हैं, वरना जो हमारा गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सारी कंपनी में अलग अलग टाइप के बेकार से प्रोडक्ट बनते रहते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, पर वो इतने डाइवर्स है कि उनकी ज़रूरत है ही नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन क्या करता है, जो डाइवर्स प्रोडक्ट है जो अननेसेसरी है उनको हटा देता है। इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ। सिंप्लीफिकेशन क्या रिजल्ट करता है कि उससे क्या होता है, सेव होता है कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट सेव होती है, मशीनरी और टूल्स की जो कॉस्ट है वो भी सेव होती है। इट इम्प्लाइज रिडक्शन। इससे क्या होगा, जो इन्वेंट्री है उसकी कम जरूरत होगी, जो फुलर यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट्स का वो होगा, और इंक्रीजिंग टर्नओवर, जो टर्नओवर है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। मोस्ट लार्ज कंपनीज लाइक नोकिया, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन। तो बहुत सारी कंपनियां जैसे नोकिया, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी है, उन्होंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया स्टैंडर्डाइजेशन को, सिंप्लीफिकेशन को। थर्ड है मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी का, मेथड वाली जो टेक्निक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सिर्फ एक बेस्ट वे फाइंड करना है ताकि हमारी जॉब अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। देर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। यहाँ पे बहुत सारी मेथड है जिससे हम अपनी जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देर आर सेवरल पैरामीटर्स। अब अगर हमें अपनी बेस्ट वे निकालना है, बेस्ट रास्ता निकालना है, तो वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको हम अपने जो प्लान है उसमें ले सकते हैं। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर, एवरी एक्टिविटी इज अ पाथ ऑफ मेथड स्टडी। अब जहाँ से रॉ मटेरियल निकाला जाता है और जब तक वो गुड फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है और कंज्यूमर के पास पहुंचता है, तो ये सारी चीजें किस में आती है, मेथड स्टडी में आती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसको मिनिमाइज कर दे और मैक्सिमाइज कर दे क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ये था हमारे पास मेथड स्टडी। फोर्थ है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रेफर टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एक्सेट्रा। मोशन स्टडी के अंदर क्या क्या आते हैं, वो सारी स्टडी जो मूवमेंट्स की स्टडी होती है वो सारे मोशन स्टडी में आती है, जैसे लिफ्टिंग करना, कुछ चीज उठाना, चीजों को पुट करना, बैठना और पोजीशन को चेंज करना, ये सारी क्या मोशन स्टडी में आते हैं। विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो वो उठता है, बैठता है, किसी चीज़ों को उठाता है, कीबोर्ड पे काम करता है, तो वो सारी मोशन स्टडी में आती है। unnecessary movement are sought to be eliminated so that it take less time to complete the job efficiently। अब मोशन स्टडी क्या करता है, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उनको हटा देता है ताकि जो हमारा काम हो एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। टेलर यूज स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशन। अब टेलर स्टॉप वॉच यूज करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं ताकि वो डिफरेंट मोशन को आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल टेलर एंड हिज एसोसिएट वर एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक लेइंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5। अब टेलर और जो उनके असिस्टेंट थे उन्होंने क्या क्या किया, जब ब्रिक्स ले करते मतलब कि जब दीवार बनाते तो ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखते, फिर बीच में सीमेंट लगाते, फिर एक के ऊपर एक रखते हैं, तो वो जो मेसन होता है मतलब कि जो मिस्त्री होता है वो ऐसे एक ईंट को रखने में 18 बार अपनी मोशन है उनको चेंज करता है, बट टेलर ने उसको कितने पे रिड्यूस कर दिया, 5 तक। मतलब वो 18 बार ऐसे मूवमेंट करता है तब जाके वो एक ईंट रखता है, बट अब वो क्या होगा, सिर्फ वो 5 मूवमेंट करता है और तब वो जाके एक ईंट रखता है। मतलब कि उन्होंने उसका टाइम, मान लो वो 18 मूवमेंट करने के लिए 18 सेकेंड लेता था, बट अब वो सिर्फ 5 सेकेंड लेता है, तो टेलर ने जो ये अननेसेसरी मूवमेंट है इनको बिल्कुल हटा दिया है। टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टू अबाउट 4 टाइम बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो प्रोडक्टिविटी है वो 4 गुना तक इंक्रीज हो गई थी। तो आज वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने आज अपनी जो 4 स्टडीज है, 4 टेक्निक है, उनको टोटली कंप्लीट कर लिया और ये सारे एनसीईआरटी से लिए गए। अगर आपको इनकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उनको कवर करेंगे जो बाकी टेक्निक्स रह गई हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।